Yes, good afternoon, students. All the students, please raise your hands for attendance. Do it fast. Audio, video clear hai? Raise your hands. Thank you. Yesterday, I have given you a work to balance a chemical reaction. तो देखिए उसके बारे में कैसे बैलेंस करेंगे. कल आपने पढ़ा था फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करना, डिसोसिएट करना, विच इज ए सॉलिड. और कैसे डिसोसिएट कर रहे थे? हीट एनर्जी से डेल्टा सिंबल लगाएंगे हीट एनर्जी के लिए. और कितने पार्ट्स में डिसोसिएट हो रहा था? Fe2O3. सेकेंड पार्ट इज फेरिक ऑक्साइड बन रहा था. इसके अलावा दो पार्ट और बन रहे थे, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब देखिए इसको बैलेंस करने का मेथड क्या होगा. बैलेंस करने का ये मेथड है कि सल्फर के नंबर को देखते हैं. रिएक्शन से पहले एक सल्फर है, रिएक्शन के बाद में दो सल्फर है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. और एक रीजन और है 2 से मल्टीप्लाई करने का इसको, रिएक्टेंट को. क्या रीजन है? आयरन जो है वो रिएक्शन के बाद में 2 है. तो आयरन के लिए और सल्फर के लिए इन दोनों के नंबर को 2 करने के लिए रिएक्शन से पहले मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई. बस इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ही करना था और ये बैलेंस हो जाती. चेक कीजिए, आयरन जो है रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद भी 2 है. सल्फर रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद भी 2 सल्फर है. ऑक्सीजन 2 into 4, 8 ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन एंड 3 + 2 + 3, 8 ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन. तो रिएक्शन से पहले भी 8 ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद भी 8 ऑक्सीजन है. सो दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था. ओके, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कल हमने थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था. और इस केमिकल रिएक्शन के मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे. फर्स्ट एग्जांपल था द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सेकंड एग्जांपल वाज डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट को भी डीकम्पोज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी. अब इसका अरेंजमेंट देखिए केमिकल रिएक्शन का. ये अरेंजमेंट हमने कल भी यूज किया था. टेस्ट ट्यूब को सस्पेंड करने के लिए एक आयरन स्टैंड चाहिए होगा और आयरन स्टैंड पर क्लैंप लगी होगी. विद द हेल्प ऑफ क्लैंप वी आर सस्पेंडिंग द टेस्ट ट्यूब. और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मटेरियल फिल करेंगे? लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस. ये PbNO3 होल ट्वाइस को इसमें फिल किया जाएगा, जो कि कौन से कलर का है? जो कि व्हाइट कलर का है. ये सॉल्ट है, व्हाइट कलर का सॉल्ट है, पाउडर होता है. तो ये इसके अंदर हमने फिल कर दिया. ये कलरलेस भी होता है लेकिन वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है. तो अभी हम इसको क्रिस्टल की फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट PbNO3 होल ट्वाइस जो व्हाइट कलर का पाउडर है उसको यूज कर रहे हैं, सॉल्ट को यूज कर रहे हैं. अब हम इसको हीट अप करेंगे. हीट अप करके देखिए क्या क्या डीकम्पोजिशन के बाद प्रोडक्ट बनेंगे. सबसे पहली बात, हम किसको डीकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट को, विच इज PbNO3 होल ट्वाइस, विच इज ए सॉलिड एंड इट इज ऑफ व्हाइट कलर. ये व्हाइट कलर का है. और कैसे डीकम्पोज कर रहे हैं? हीट से. तो हीट के लिए डेल्टा सिंबल लिखेंगे और यू कैन राइट द हीट. डेल्टा सिंबल लगाइए या हीट लगाइए, दोनों में से एक सिंबल आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे. फर्स्ट प्रोडक्ट इज PbO. PbO इज ए सॉलिड एंड इट इज लेड मोनोऑक्साइड. मोनो लिखना जरूरी नहीं है, आप लेड ऑक्साइड भी लिख सकते हैं इसको. और इट इज ऑफ येलो कलर. कलर बताना जरूरी है क्योंकि इसी से तो आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर. नेक्स्ट इज NO2. NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड and it can be identified by brown fumes. It is identified by brown fumes. And third product is oxygen. So this is the chemical reaction of this activity. लेड नाइट्रेट को जैसे ही हीट अप करेंगे, हीट अप करते ही ये स्प्लिट अप होगा 3 सब्सटेंसेस के अंदर. फर्स्ट सब्सटेंस विल बी लेड मोनोऑक्साइड, सेकंड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज ऑक्सीजन. And it is called thermal decomposition. Why? Because we are giving the heat energy to carry out the reaction.
रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमें इसको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए कैसे एक्टिविटी पर आइए कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब पे नीचे हमने ये बर्नर इंस्टॉल कर रखा है। बर्नर को जैसे ही लाइट अप करेंगे, जलाएंगे, तो ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब के अंदर है लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का है। जैसे ही हीट अप करेंगे आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मटेरियल है ये येलो कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये मटेरियल येलो कलर के मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या बन रहा है, लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड का कलर येलो होता है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का देखिए क्या एविडेंस है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस होगा और वो स्मोक होगा कौन से कलर का, ब्राउन कलर का। तो जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे आप देखेंगे ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब ब्राउन कलर के स्मोक से फिल हो जाएगी, भर जाएगी, और ये स्मोक ऐसा ऊपर की तरफ राइज होगा। अगर ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स, ये स्मोक यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूम्स बोलिए या स्मोक बोलिए एक ही बात है। तो ब्राउन फ्यूम्स अगर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो राइज हो रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को या इसको टेस्ट करने का मेथड क्या है, क्या एविडेंस है इसका। अगर केमिकल रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रही है, ब्राउन कलर का स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस। देखिए ऑक्सीजन को कैसे टेस्ट करते हैं। ऑक्सीजन को टेस्ट करने का मेथड है ग्लोइंग स्प्लिंटर। I will make the diagram here. ऑक्सीजन को टेस्ट करने का मेथड है कि आप टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में, ओवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब यू विल ब्रिंग ए ग्लोइंग स्प्लिंटर। इट इज ग्लोइंग स्प्लिंटर। ग्लोइंग स्प्लिंटर का यूज करेंगे। ये ग्लोइंग स्प्लिंटर क्या होता है? ग्लोइंग स्प्लिंटर बनाने के लिए हम यूज करेंगे स्पैचुला का। स्पैचुला स्पून की तरह एक अपरेटस होता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है, या हम एक आयरन रोड भी ले सकते हैं, आयरन रोड यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, ग्लोइंग स्प्लिंटर के लिए। और यूज करेंगे कॉटन का या क्लॉथ का यूज करेंगे। कॉटन का छोटा सा पीस लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैच स्टिक से फायर लगा देंगे। जो कॉटन है वो फायर कैच करेगा। फायर कैच करने के बाद उसको ब्लो ऑफ कर देंगे, बुझा देंगे। बुझा देंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होने चाहिए, उसके अंदर स्पार्क होना चाहिए, चिंगारियां होनी चाहिए, मतलब कि वो कंप्लीटली ब्लो ऑफ नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली ब्लो ऑफ नहीं हुआ, बुझा नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्लोइंग स्प्लिंटर का वर्क कर सकता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर स्पार्क दिखाई देंगे, चिंगारियां दिखाई देंगी। और जैसे ही मैं इसको ग्लोइंग स्प्लिंटर को माउथ, ये टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेकर के आऊंगा, तो आप देखेंगे ये ग्लोइंग स्प्लिंटर जो है वो फायर कैच कर लेगा। इट विल कैच फायर इंस्टेंटली, उसी समय ये इंस्टेंटली फायर कैच कर लेगा। और फायर कैच करने का क्या एविडेंस है कि इस टेस्ट ट्यूब में से ऑक्सीजन गैस निकल रही थी। ऑक्सीजन गैस निकल रही थी क्यों, ये कैसे टेस्ट किया हमने, ग्लोइंग स्प्लिंटर से। इसने फायर कैच की, आग लगना दोबारा से, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन हालांकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है आसपास, लेकिन जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, सो इट विल बी द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये ग्लोइंग स्प्लिंटर जो है ये फायर को कैच कर लेगा, आग लग जाएगी इसमें दोबारा से। तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में से कौन सी गैस निकल रही थी, ऑक्सीजन गैस। फिर से सुनिए, जैसे ही लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे वो व्हाइट से येलो कलर का हो जाएगा, तो टेस्ट ट्यूब में येलो कलर का एक सब्सटेंस बनेगा विच इज लेड मोनोऑक्साइड, और यू कैन से दैट लेड ऑक्साइड। और इस टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन फ्यूम्स ऊपर की तरफ राइज होंगे। तो ब्राउन फ्यूम्स राइज होने का मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये कैसे टेस्ट करते हैं, ये ग्लोइंग स्प्लिंटर से टेस्ट करते हैं। ग्लोइंग स्प्लिंटर को इसके माउथ के, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेकर के आएंगे एंड इट विल इंस्टेंटली कैचेस फायर। और ये उसी समय पर जो फायर है उसको कैच कर लेगा, आग पकड़ लेगा, मतलब दोबारा से जल उठेगा। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में से कौन सी गैस निकल रही थी, ऑक्सीजन गैस, और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। सो दिस इज द एक्टिविटी एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अब आदत है इसको बैलेंस किया जाए। बैलेंस करने का मेथड देखिए क्या होगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में देखेंगे। पीबी एक है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद भी एक है, नाइट्रोजन
रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद में 1 है, तो ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस नहीं हो रहा। देखिए 6 ऑक्सीजन है, 3 into 2 6 ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन 1 + 2 + 2 5 ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए लेड का नंबर रिएक्शन से पहले 2 हो चुका है और रिएक्शन के बाद में भी 2 करना पड़ेगा, तो रिएक्शन के बाद में भी 2 होने चाहिए पीबी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेड तो बैलेंस हो गया, बिफोर रिएक्शन 2 लेड एंड आफ्टर रिएक्शन देयर आर 2 एटम्स ऑफ द लेड। नेक्स्ट नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को देखिए NO3 होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 नाइट्रोजन है, और आगे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 into 2 4 नाइट्रोजन, तो 4 नाइट्रोजन है बिफोर रिएक्शन, और 4 ही नाइट्रोजन होने चाहिए आफ्टर रिएक्शन, तो आफ्टर रिएक्शन भी 4 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नाइट्रोजन का नंबर बैलेंस हो चुका है। अब बचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर को टेस्ट कीजिए, 3 into 2 6 6 into 2 12, तो यहाँ पर 3 into 2 6 6 into 2 12, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। बिफोर रिएक्शन है 12 ऑक्सीजन और आफ्टर रिएक्शन भी 12 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो देखिए 2 ऑक्सीजन प्लस 4 into 2 8 ऑक्सीजन प्लस 2, तो देखिए कितनी ऑक्सीजन हो गई है 12, 2 + 8 10 10 + 2 12, तो रिएक्शन से पहले भी 12 ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद भी 12 ऑक्सीजन है। अब देखिए इसको बैलेंस करने का मेथड फिर से देख लीजिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि नाइट्रोजन रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद में 1 है, ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले 6 थे, रिएक्शन के बाद में 5 थे, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो इसको बैलेंस करने का मेथड है कि आप रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखने के बाद यहाँ पर आप कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस हो रही है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होती तो फिर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको बैलेंस करते, अगर नहीं होता तो फिर 4 से करते। तो इस तरह से हमें बार बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ये बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यहाँ के जो प्रोडक्ट है उनके अंदर 4 और 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर दिया। ओके, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन, ये इसकी एक्टिविटी है और ये इसकी केमिकल रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का बी पार्ट है ये। मैंने आपको फर्स्ट कराया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट जो था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही चल रहा है और ये 3 टाइप का है। जो फर्स्ट है वो था थर्मल डीकम्पोजिशन, जो मैंने अभी फिनिश किया, खत्म किया, इसके 3 एग्जांपल मैंने आपको करवाए हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, फिर उसके बाद आएगा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो थी विच इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मैं आपको बी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, विच इज इलेक्ट्रिकल decomposition reactions, electrical decomposition reactions। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, when the decomposition reaction is carried out, when the decomposition reaction is carried out by using electricity, when decomposition reaction is carried out by using electricity, then it is called electrical decomposition reaction, then it is called electrical decomposition रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवाऊंगा। इस चैप्टर में
इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है, बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो थर्ड चैप्टर में आएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स में, जिसमें हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योर फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो उस समय पर हमें इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का, विच इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इस एग्जांपल को अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये किस तरह से किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा इसका, और किस टाइप की एक्टिविटी का हमें यूज करना पड़ेगा। The example is electrolysis of water। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल सकते हैं, या आप ये भी यूज कर सकते हैं वर्ड इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, हम वाटर को स्प्लिट अप करेंगे, तोड़ेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। वाटर जो है वो आपको पता है किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट से मिलकर के बनता है। तो मैं वाटर को स्प्लिट अप करूंगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा करने के लिए देखिए किस किस तरह के इक्विपमेंट, सेपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा एक प्लास्टिक मग। दिस इज प्लास्टिक मग। इस प्लास्टिक मग के अंदर क्या करेंगे, ड्रिल मशीन से 2 होल ड्रिल करेंगे। तो पहला होल मैंने यहाँ पर ड्रिल किया इस जगह पर, इसके बाद दूसरा होल मैंने यहाँ पर ड्रिल किया। ठीक है, ड्रिल मशीन यूज करनी पड़ेगी, ऐसा फिंगर से नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, रबर स्टॉपर लगाएंगे ताकि लीकेज को रोका जा सके। इस बीकर के अंदर हम लोग वाटर को फिल करेंगे, तो वाटर की लीकेज को रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगाने पड़ेंगे, रबर स्टॉपर लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज नॉन एज रबर स्टॉपर। और रबर स्टॉपर लगाने के बाद यहाँ पर मुझे यूज करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोड्स। तो मैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज करूंगा। ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जैसे कि ड्राई सेल हम लोग यूज करते हैं रिमोट के अंदर डालने के लिए। तो ड्राई सेल को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ब्लैक कलर की एक रॉड मिलती है। जो ड्राई सेल हम लोग यूज करते हैं रिमोट्स के अंदर, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में, जो भी सेल्स हैं उनके सेंटर में, उसके बीच में आपको कार्बन की एक रॉड मिलती है। उस कार्बन रॉड को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और कार्बन जो है, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन है, ग्रेफाइट है, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नॉन मेटल है, फिर भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो रबर स्टॉपर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लगाई, कार्बन रॉड लगाई। ये कार्बन रॉड जो है इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। देखिए दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। रबर स्टॉपर के बीच में क्या पास किया हमने, इलेक्ट्रोड को पास किया। इलेक्ट्रोड पास करने के बाद सर्किट कंप्लीट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना स्टार्ट किया। कनेक्टिंग वायर्स ली, वायर्स के थ्रू मैंने इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से, एक बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट की एक बैटरी ली और यहाँ पर मैंने लगा दिया स्विच। ये सेकंड इलेक्ट्रोड के साथ मैंने कनेक्टिंग वायर लगाई और ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो ये एक सर्किट बन गया। दिस इज द 6 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज द स्विच। अब देखिए ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। कैथोड, कैथोड बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल को। कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, देखिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है दैट इज कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड है उसको बोलेंगे एनोड। अब ये कैथोड एनोड इसके नाम कैसे पड़े समझिए। सबसे पहले आपने कैटायंस के बारे में पढ़ा हुआ है। जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस वो किस तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को कैटायंस बोलते हैं। अब ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड।
नेगेटिव इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है ये। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट होंगे। पॉजिटिव चार्जेस अगर यहाँ कलेक्ट होंगे तो जहां पर पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं उसको कैथोड बोला जा रहा है। जहां पर पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं उसको कैथोड बोला जा रहा है। नेगेटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होते हैं, एनोड। ये है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्जेस को। तो यहाँ पर कलेक्ट होंगे नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस को क्या बोला जाता है? एनायंस बोला जाता है। तो एनायन जहां पर कलेक्ट होते हैं उसको एनोड बोलते हैं। एनायन जहां पर कलेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। या सिंपली आप देखिए क्या याद रख सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोला जाता है। अभी ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अरेंजमेंट को कंप्लीट करते हैं। इस बीकर के अंदर वाटर फिल करेंगे, लेकिन वाटर फिल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब, चलो पहले वाटर फिल कर देते हैं। वाटर फिल करने के बाद ही इसके अंदर टेस्ट ट्यूब लगाई जाए। तो मैंने इस बीकर के अंदर ये इस तरह से पूरे बीकर में वाटर फिल कर दिया। स्विच ऑन नहीं करना है अभी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये हमने वाटर फिल कर दिया इसके अंदर, वाटर। अब टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लगाएंगे ताकि जो गैसेस कलेक्ट हो उसको हम लोग स्टोर रख सकें, वो ऐसा एक्सपेंड ना हो, फैले ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे। ये है टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करके इसके माउथ को बंद करेंगे और इसको इन्वर्टेड करेंगे, उल्टा करेंगे। फिर से सुनिए, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल करेंगे, वाटर फिल करके इसके माउथ को क्लोज करेंगे और टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड, उल्टा करेंगे, उल्टा करके इसके ऊपर यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। तो टेस्ट ट्यूब को लेना है, उसमें वाटर फिल करना है, वाटर फिल करके उसको माउथ को क्लोज करके इन्वर्टेड करके इसके ऊपर लगा देना। तो देखिए मैंने ये पहली टेस्ट ट्यूब लगाई है इन्वर्ट करके यहाँ पर। So this is the first test tube I have installed. एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब के साथ भी सेम होगा, इसमें भी वाटर फिल करेंगे, वाटर फिल करके इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर ऐसा इंस्टॉल कर देंगे। तो मैंने ये दो टेस्ट ट्यूब लगा दी, और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या था? वाटर फिल था। तो ये वाटर यहाँ पर फिल है और दोनों का लेवल आपको सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इस टेस्ट ट्यूब का लेवल है, ये इसका लेवल है, और इस बीकर के अंदर क्या फिल है? वाटर फिल है। दोनों के लेवल आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, दोनों के लेवल्स बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। और इस वाटर को कंडक्टिव बनाने के लिए, जो वाटर है ऑब्वियसली हम लोग टैप वाटर यूज कर रहे हैं, प्योर वाटर यूज करते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। हम लोग टैप वाटर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और टैप वाटर के अंदर होते हैं आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इसको और कंडक्टिव हमें बनाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो। इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो तो मैं इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूंगा, H2SO4, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने यहाँ पर 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम मोर कंडक्टिव, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सके। अब हम स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद आपको इसको 15-20 मिनट तक स्विच ऑन रखना होगा। ऑन रख करके छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड, ऐसा ही चलता रहेगा। और 15 मिनट के बाद आएंगे और इस स्विच को ऑफ करेंगे। स्विच को ऑफ करेंगे तो आपको दो ऑब्जर्वेशन दिखेंगी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये दिखेगी कि जो कैथोड है उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब लगी हुई है उसमें आपको वाटर का लेवल थोड़ा नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा वाटर का लेवल। और जो एनोड पर टेस्ट ट्यूब है उसका लेवल आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर। तो कैथोड पर वाटर का लेवल ज्यादा नीचे क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पर कौन सी गैस कलेक्ट हुई? हाइड्रोजन गैस। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कौन सी गैस है? जो कैथोड के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब लगा रखी है, दिस इज H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और एनोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है? इसमें है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको लिखा जाता है O-2 से, हाइड्रोजन को लिखा जाता है H+ से। तो प्लस चार्ज कहां पर अट्रैक्टेड होगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और नेगेटिव चार्ज O-2, O-2 कहां अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी और यहाँ पर कौन सी गैस कलेक्ट होगी? हाइड्रोजन गैस। अब इसके लेवल में क्यों डिफरेंस आ रहा है?
ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आ चुका है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो वहां पर आपको जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो जस्ट डबल मिलता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, जो भी हाइड्रोजन गैस इस केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई, उसका जो लेवल है वो जस्ट डबल मिलेगा किससे? ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए H2O, H2O इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो जब H2O बना होगा तो किस रेशो में बना? 2:1 में। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो H2O जब बनता है तो ये किस प्रोपोर्शन में बनता है? 2:1 के प्रोपोर्शन में बनता है। 2:1 इसकी वॉल्यूम का रेशो होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, एंड इट इज इन द 2:1। तो जब H2O बना था वो 2:1 में बना था। अब ये डिसोसिएट होगा तो 2:1 में डिसोसिएट होगा। हाइड्रोजन गैस जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी वॉल्यूम जस्ट डबल होगी ऑक्सीजन गैस से। तो ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको कि किस टेस्ट ट्यूब में लेवल ज्यादा नीचे जा रहा है, किस टेस्ट ट्यूब में लेवल ऊपर है। जिसमें वाटर का लेवल नीचे जा चुका है उसमें हाइड्रोजन गैस है, जिसमें वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस है। अब इसको टेस्ट करने के और भी मेथड है कि किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आप इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए। केमिकल रिएक्शन H2O, और किस तरह की एनर्जी दे रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी, एरो के ऊपर लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। और डिसोसिएट होकर के कौन कौन सी गैसेस बन रही हैं? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, एंड H2O वाज इन द लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में था। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले 2, रिएक्शन के बाद में 2। ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले 1, रिएक्शन के बाद में 2। रिएक्शन के बाद 2 है तो रिएक्शन से पहले भी 2 होने चाहिए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी इसकी। सो 2H2O एरो 2H2 प्लस O2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको टेस्ट करना है कि कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? ऑक्सीजन को टेस्ट करने का मेथड अभी मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजन को टेस्ट करने का मेथड था ग्लोइंग स्प्लिंटर। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है उसके पास में, उसके माउथ के पास में क्या लेकर के आएंगे? आई विल ब्रॉट ए ग्लोइंग स्प्लिंटर ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। तो पहली टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ग्लोइंग स्प्लिंटर लेकर के आए और इस टेस्ट ट्यूब को मैंने धीरे से यहाँ से ऐसा उठाया। तो जैसे ही यहाँ से उठाया आप देखेंगे इसमें से ऑक्सीजन गैस के जो बबल्स हैं वो ऐसा राइज होंगे, राइज होकर के ऐसा बाहर जाएंगे, और जैसे ही ग्लोइंग स्प्लिंटर के पास जाएंगे ये ग्लोइंग स्प्लिंटर जो है वो फायर कैच कर लेगा, इसमें आग लग जाएगी। ये फायर कैच कर लेगा, इसमें फ्लेम्स आपको दिखाई देने लगेंगी। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थी ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस को टेस्ट करने का मेथड है ग्लोइंग स्प्लिंटर को आप टेस्ट ट्यूब के पास में लेकर के जाइए। अगर वो फायर कैच कर रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस इज रिलीजिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन को टेस्ट करने का मेथड, हाइड्रोजन को टेस्ट करने का मेथड है कि आपको इसके माउथ के पास में एक बर्निंग कैंडल लेकर के आनी पड़ेगी। दिस इज द बर्निंग कैंडल। So I am bringing a burning candle over the mouth of the second test tube. अब इस टेस्ट ट्यूब को भी रिलीज करेंगे। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठाऊंगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऐसा राइज होंगे, बबल्स ऊपर की तरफ ऐसा राइज हो रहे हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी यहाँ पर, और ये क्या करेगी? ये करेगी एक्सप्लोजन, लिटिल एक्सप्लोजन, स्मॉल एक्सप्लोजन। और किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होगी? पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, छोटे छोटे एक्सप्लोजन हो रहे हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। तो ऑक्सीजन को टेस्ट करने के लिए ग्लोइंग स्प्लिंटर लेकर के आएंगे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के पास में, और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे। और अगर ये गैस पॉप साउंड से बर्न हो रही है, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है बर्निंग के दौरान, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस थी। और 2:1 में बन रही है। क्यों बन रही है? क्या कारण मैंने आपको बताया कि जब H2O वाटर बना होगा इस यूनिवर्स के अंदर, अर्थ के ऊपर, तो उस समय पर ये किस रेशो में बना? 2:1 में बना। कितने हाइड्रोजन्स? 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। सो इट इज द 2:1। 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन था, 2:1 में ये बनता है।
और जब ये स्प्लिट अप हो रहा है तब भी किस रेशो में हो रहा है, 2:1 में हो रहा है। और ये कैसे पता लगा 2:1 में हो रहा है? तो मैंने आपको बताया ना, लेवल। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब और सेकंड टेस्ट ट्यूब में लेवल देखेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल थोड़ा है ऊपर है, और सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल थोड़ा नीचे जा चुका है। नीचे जा चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम ज्यादा है ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम से, तो 2:1 में बन रही है, इसीलिए वॉल्यूम ज्यादा है हाइड्रोजन की। ओके, थैंक यू। If you have any queries, questions, then ask your questions one by one. Otherwise, I will ask. Yes. Mr. Yuvraj. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. What is your question? सर थर्मल डिकम्पोजिशन की सर एक बार डेफिनेशन बताना। हाँ जी, आप नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ, या आप पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं, उसमें भी लिखी हुई है। थर्मल डिकम्पोजिशन, when decomposition reaction is carried out, when decomposition reaction is carried out by using heat energy, when decomposition reaction is carried out by using heat energy, then it is called thermal decomposition reaction. By using heat energy, comma, then it is called thermal decomposition reaction. Next. Varun Bajaj. सर वो टेस्ट ट्यूब में वो H और O कैसे अलग अलग हुए, सेपरेट कैसे हुए? सेपरेट कैसे हुआ? देखिए कैसे सेपरेट हुआ। इस टेस्ट ट्यूब में भी और इस टेस्ट ट्यूब में भी, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या फिल किया था? वाटर फिल किया था, और ये वाटर इसके कांटेक्ट में भी है, इस बीकर के अंदर जो वाटर है उसके कांटेक्ट में भी है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसको अट्रैक्ट करेगा? H2O की कॉम्पोजिशन को समझिए सबसे पहले आप। H2O बनता है H+ एंड O-2। अब यहाँ पर H+ O-2 है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ की इस तरफ अट्रैक्टेड होगी। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन O2 जो है, O-2 जो है वो अट्रैक्टेड होगा, और ये टेस्ट ट्यूब किसको अट्रैक्ट करेगी? H+ को। तो यहाँ पर कलेक्ट होंगे H+, और यहाँ पर कलेक्ट होंगे O-2। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर H+ कलेक्ट हुआ, लेकिन H+ तो आयन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और हाइड्रोजन गैस को लिखा जाता है H सिंगल बॉन्ड H से। तो ये है H+, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा, और यहाँ पर इस H+ को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। H+ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसको H+ बोल रहे हैं। अब जैसे ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको मिलेगा, इसको मिलते ही एक इलेक्ट्रॉन इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, तो ये H+ आयन से क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से दूसरा H+ आयन आया, इलेक्ट्रॉन निकल करके आया बैटरी से, इसको मिला, ये भी H+ आयन से क्या बन गया? हाइड्रोजन एटम। और ये दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में आएगा। और कौन सी गैस बन जाती है? H2 गैस। तो जहां पर हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है वो नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहे हैं जो H+ आयन को हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर दें। इसी तरह से दूसरी टेस्ट ट्यूब में देखिए, यहाँ पर कौन आ रहे हैं? O-2 अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, इसीलिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है। पहले इसके पास 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, नेट चार्ज 0 था, लेकिन इसने आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए कहीं से भी, और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेट चार्ज कितना हो गया? -2। तो ये है O-2, तो ये -2 है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सीजन एटम देखिए ये होता है, 8 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और 2 स्पेस जो है वो फ्री होते हैं, खाली होते हैं।
तो इसने कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और इसको क्या बोला जा रहा है, O-2। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2,6, लेकिन अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है, 2,8। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है ना, पॉजिटिव चार्ज तो +8 है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 10, तो ये बना O-2। O-2 बना, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 2 इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है वो ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा। बैटरी का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा, ये ऑक्सीजन आयन से ऑक्सीजन एटम बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन एटम बना। इसी तरह से कोई और O-2 आया यहाँ पर, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो ये भी ऑक्सीजन एटम बन गया। अब ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इसीलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको किससे लिखा जाता है, O2 से लिखा जाता है। So this is the complete process. Next, रौनक। सर वो रेशियो वाला क्या किया था, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, रेशो। H2O किस रेशो में है, 2:1 में। H2O का फॉर्मूला क्या है, HH and O। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन है 2 और 1 है ऑक्सीजन, तो ये बन गया 2:1। तो ये 2:1 में कंबाइन हो रहे हैं, स्प्लिट अप होंगे तो भी 2:1 में होंगे। हाइड्रोजन गैस की जो क्वांटिटी है वो जस्ट डबल होगी ऑक्सीजन गैस से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। यस पार्थ। सर मेरा ये डाउट है कि सर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है हाँ जी। सर, उसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो अपने 4 वाटर